नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे हुए। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 2023 के अंत तक 10,000 भारतीयों के जीनोम अनुक्रमण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन ने 1 लाख से ज्यादा गांवों का सर्वेक्षण कर लिया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारत में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की परिभाषा में बदलाव करने का सुझाव दिया। सरकार ने आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को नियुक्त करने के सेना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट ने अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं। भारत की राष्ट्रपति ने असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन किया। इस उत्सव की शुरुआत प्रोजेक्ट एलिफेंट की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर की जा रही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 1992 में एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया था। इसका उद्देश्य हाथियों, उनके पर्यावास और गलियारों की रक्षा करना, मानव वन्यजीव संघर्ष के मुद्दों का समाधान करना और बंदी यानी कैप्टिव हाथियों के कल्याण पर ध्यान देना था। वन मंत्रालय देश में इस परियोजना के माध्यम से हाथियों के पर्यावास वाले प्रमुख राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। भारतीय हाथी का साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस। हाथी बहुत ही बुद्धिमान प्राणी होते हैं और इनमें मजबूत पारिवारिक बंधन भी देखा जाता है। सभी स्तनधारियों में सबसे लंबा गर्भकाल हाथी का होता है। इनका गर्भकाल 18 से 22 महीने तक का होता है। वयस्क नर एशियाई हाथी मादाओं की तुलना में कम सामाजिक होते हैं। वर्ष 2017 की हाथी गणना के मुताबिक कर्नाटक में हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा थी और इसके बाद असम और केरल का स्थान आता है। आपको याद होगा कि ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। हाथियों के बारे में स्टेटमेंट देकर के पूछा गया था कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ये आई थिंक 2020 या 21 में ये सवाल पूछा गया है, इसलिए ये टॉपिक प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि अब 30 साल भी पूरे हुए हैं। आपको बता दें कि हाथी मुख्य तौर पर मध्य और दक्षिण पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत और उत्तरी भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय हिस्सों में पाए जाते हैं। हाथियों के संरक्षण के लिए और भी कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जैसे कि हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी के लिए माइक कार्यक्रम शुरू किया गया है, यानी कि मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। इसके अलावा एलिफेंट रिजर्व्स का विकास किया जा रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के तराई हाथी रिजर्व को भारत का 33वां हाथी रिजर्व अधिसूचित किया गया। हाथी संरक्षण स्थिति की बात करें तो IUCN में हाथी को एंडेंजर्ड का दर्जा प्राप्त है। साइट्स के परिशिष्ट प्रथम में इसको शामिल किया गया है। वहीं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इसे अनुसूची प्रथम में रखता है। और आइए अब आपको बताते हैं एशियाई हाथी और अफ्रीकी हाथियों के बीच का अंतर। एशियाई हाथी को IUCN की स्थिति में एंडेंजर्ड में रखा गया है, जबकि अफ्रीकी हाथियों में सवाना हाथी को एंडेंजर्ड में और वन हाथी को क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। आकार की दृष्टि से देखें तो एशियाई हाथी छोटा होता है। इसका वजन 3000 से 6000 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि अफ्रीकी हाथी बड़ा होता है और इसका वजन भी 4000 से 8000 किलोग्राम के बीच होता है। एशियाई हाथियों के कान छोटे और गोलाकार होते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथियों के कान पंखे के आकार के होते हैं। वहीं त्वचा की बात करें तो एशियाई हाथियों की त्वचा तुलनात्मक रूप से चिकनी होती है, जबकि अफ्रीकी हाथियों की त्वचा अधिक झुर्रीदार होती है। एशियाई हाथियों का माथा हल्का सा 2 हिस्सों में बटा हुआ अर्ध गोलाकार रूप में उभरा हुआ सिर होता है। वहीं अफ्रीकी हाथियों का एकल अर्ध गोलाकार रूप में उभरा हुआ सिर होता है। बाहरी दांतों के तौर पर अगर दोनों में अंतर देखा जाए तो एशियाई हाथियों में केवल कुछ नर हाथियों के बाहरी दांत होते हैं। मादा हाथियों में बाहरी दांत या तो होते नहीं हैं या फिर बहुत छोटे होते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथियों में नर और मादा दोनों के ही बाहरी दांत होते हैं। और आइए अब बात करते हैं पेपर 3 के टॉपिक आनुवांशिकी से। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट पूछा गया है कई बार मेंस में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 2023 के अंत तक 10,000 भारतीयों के जीनोम अनुक्रमण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। GIP यानी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग 7,000 जीनोम्स को अनुक्रमित करने के करीब है। इनमें से 3,000 पहले से ही सार्वजनिक पहुंच के लिए उपलब्ध हैं। ब्रिटेन, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने अपनी आबादी के कम से कम 1 लाख जीनोम्स को अनुक्रमित करने के लिए
लिए कार्यक्रम बना रखा है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 2020 में मानव जीनोम परियोजना से प्रेरित होकर के GIP की शुरुआत की थी और इसका लक्ष्य 10,000 भारतीयों के जीनोम्स को अनुक्रमित करना और उसका एक डेटाबेस तैयार करना है। भारतीय लोगों के जीनोम्स का एक डेटाबेस तैयार होने से शोधकर्ता कहीं से भी आनुवंशिक भिन्नता के बारे में जान सकते हैं जो भारत के जनसंख्या समूहों के लिए विशिष्ट हैं। साथ ही उस डेटाबेस का उपयोग दवाओं और उपचारों को अनुकूलित करने के लिए किया जा सकेगा। GIP का नेतृत्व बेंगलुरु का भारतीय विज्ञान संस्थान का सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च कर रहा है। ये देश के 20 अग्रणी सहयोगी संस्थानों के बीच केंद्रीय समन्वय की भूमिका निभा रहा है। जीनोम अनुक्रमण के तहत जीनोम में DNA न्यूक्लियोटाइड्स या क्षार के सटीक क्रम का पता लगाया जाता है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के क्रम जीवों के DNA का निर्माण करते हैं। जीनोम एक जीव में आनुवंशिक जानकारी का पूरा सेट होता है। जीनोम अनुक्रमण के उपयोग की बात करें तो इसे वंशानुगत विकारों और कैंसर के बढ़ने के लिए उत्तरदायी उत्परिवर्तन की पहचान संभव हो पाती है। इसके अलावा रोग के प्रकोप की निगरानी में मदद मिलती है। साथ ही जीनोमिक संरचना के आधार पर पर्सनलाइज दवाओं का विकास किया जा सकेगा। देखिए, DNA संरचना की बात करें तो सबसे पहले हम कोशिका की बात करेंगे। कोशिका में होता है केंद्रक और केंद्रक के अंदर पाया जाता है DNA में गुणसूत्र होता है और उन्हीं गुणसूत्रों में जीन होते हैं और जीन में न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंसिंग होती है उसी को हम जीनोम सीक्वेंसिंग के नाम से जानते हैं। अब ये जो जीन होते हैं वो एक तरीके से आपकी जन्म कुंडली होती है, यानी कि इससे आपके शरीर के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन। आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन की। इसने 1 लाख से ज्यादा गांवों का सर्वेक्षण कर लिया है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन को ग्रामीण भारत की सांस्कृतिक परिसंपत्तियों का मानचित्र तैयार करने के लिए शुरू किया गया था। सांस्कृतिक परिसंपत्ति मानचित्र तैयार करने के लिए गाँवों को आमतौर पर 7 से 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन्हें विभाजित करने का आधार ये है कि क्या वे पारिस्थितिक, विकासात्मक और शैक्षिक रूप से महत्वपूर्ण हैं तथा क्या वे किसी ऐतिहासिक या पौराणिक घटनाओं से जुड़े हुए हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। पारिस्थितिक श्रेणी में राजस्थान के जोधपुर के निकट अवस्थित बिश्नोई गांव और उत्तराखंड का रेणी गांव शामिल है। इसके अलावा विकासात्मक श्रेणी में गुजरात में मोढेरा शामिल है। ये भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है। ऐतिहासिक श्रेणी में मध्य प्रदेश में कंडेल जो कि प्रसिद्ध जल सत्याग्रह स्थल है, हिमाचल प्रदेश में सुकेती जो कि एशिया का प्राचीनतम जीवाश्म पार्क है और उत्तराखंड का हनोल गांव और कर्नाटक का विदुराश्वतर, दोनों गांव महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। NMCM के मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक परिसंपत्ति के मानचित्रण का कार्य किया जाता है। NMCM को 2017 में संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया था। वर्ष 2021 में इसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को सौंप दिया गया था। इसका उद्देश्य पूरे देश की विविध कला शैलियों, कलाकारों और अन्य संसाधनों का एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। संस्कृति मंत्रालय ने NMCM के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर के साथ भागीदारी की है। NMCM का उद्देश्य है भावी पीढ़ियों के लिए देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखना, पूरे देश में एक मजबूत सांस्कृतिक जीवंतता का निर्माण करना और देश के विशाल और व्यापक सांस्कृतिक कैनवास को वस्तुनिष्ठ सांस्कृतिक मानचित्रण में परिवर्तित करना। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारत में ग्रामीण शहरी क्षेत्रों की परिभाषा में बदलाव करने का सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने शहरी या ग्रामीण भारत क्या है शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया है। इस पेपर में ये सुझाव दिया गया है कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए सरकार को ज्यादा गतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ग्रामीण और शहरी बस्तियों की वर्तमान परिभाषा की बात करें तो वर्ष 2017 की स्थिति के अनुसार कोई भी बस्ती जिसे शहरी नहीं माना जाता है उसे स्वतः ग्रामीण मान लिया जाता है। शहरी बस्तियां 2 तरह की होती हैं। प्रशासनिक रूप से शहरी बस्तियां, ये बस्तियां ऐसी हैं जो शहरी स्थानीय निकाय द्वारा शासित होती हैं। वहीं जनगणना के आधार पर शहरी बस्तियां वो हैं जिनकी जनसंख्या 5000 से ज्यादा होती है, जिनकी 75% पुरुष जनसंख्या गैर कृषि क्षेत्र में कार्य करती है और जिनका जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर इससे ज्यादा होता है। बस्तियों की वर्तमान परिभाषा से संबंधित समस्याएं ये हैं कि वर्तमान वर्गीकरण भारत में शहरीकरण की बढ़ती गति और विस्तार को शामिल करने में अपर्याप्त सिद्ध हो रहा है। वास्तविक शहरी क्षेत्रों में पंचायतें मानव संसाधन के मामले में सक्षम नहीं हैं। ग्रामीण प्रशासनिक पंचायतों को ULBs में रूपांतरित करने की गति अत्यंत धीमी है और इस वजह से सेवाओं के त्रुटिपूर्ण मानक लागू कर दिए जाते हैं। इसके अलावा स्थानीय सार्वजनिक वस्तुएं यानी कि पेयजल आदि भी पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।
EAC-PM द्वारा प्रस्तुत किए गए समाधानों के तहत ट्रिगर मैकेनिज्म अपनाया जाना चाहिए। इससे निर्धारित शर्तें पूरी करने के साथ ही ग्रामीण बस्तियां स्वतः शहरी बस्तियां बन जाएंगी। मंत्रालयों को ग्रामीण बस्ती की परिभाषा को निर्धारित करने के लिए जनगणना और बस्तियों से जुड़े उन अन्य संकेतकों का उपयोग करना चाहिए जो उनके कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं। स्थानीय सरकार की संरचना। ग्रामीण स्थानीय सरकार पंचायत राज प्रणाली जिला स्तर पर जिला परिषद है, पंचायत समिति है और ग्राम पंचायत है। वहीं नगरीय स्थानीय सरकार की बात करें तो इसमें बड़े शहरों के लिए नगर निगम है, छोटे शहरों के लिए नगर परिषद है और अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पंचायत है। सरकार ने आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को नियुक्त करने के सेना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सेना के इस निर्णय से आर्टिलरी में महिलाओं को हॉवित्जर यानी बड़ी तोपें, रॉकेट सिस्टम आदि चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आर्टिलरी सेना की एक युद्धक समर्थक शाखा है। आकार की दृष्टि से ये इन्फेंट्री के बाद सबसे बड़ी शाखा है। आर्टिलरी रेजिमेंट में विविध कैलिबर की बंदूकें, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, ट्रैक्ड बंदूकें, मोर्टार और मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं। और आइए अब चर्चा कर लेते हैं सशस्त्र बलों में महिलाओं के बारे में। संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति ने 1992 में शॉर्ट सर्विस कैडर के रूप में सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। भारतीय वायुसेना में लगभग 13.69% महिला कार्मिक हैं। ये संख्या थल सेना और नौसेना में महिला कार्मिकों की संख्या से ज्यादा है। वहीं सशस्त्र बलों में महिलाओं को शामिल करने के लिए कई पहलें भी शुरू की गई हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सरकार को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया जाए। इसका मतलब ये है कि सेवानिवृत्त होने तक उन्हें सशस्त्र बलों में अपना करियर जारी रखने का अवसर दिया जाए। रक्षा सेवाओं ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में महिला उम्मीदवारों के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है। महिला अधिकारियों को कर्नल यानी चयन ग्रेड रैंक पर नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है और साथ ही उन्हें कमान नियुक्तियां दी जा रही हैं। सेना ने महिला अधिकारियों के लिए सेना विमानन कोर में पायलट के रूप में सेवा देने को मंजूरी प्रदान कर दी है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है। इस समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव करेंगे। समिति में 3 अन्य सदस्य भी होंगे। इनमें पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के अध्यक्ष भी शामिल हैं। समिति कई बिंदुओं पर अपने सुझाव देगी, जिनमें शामिल है क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे और संरचना में कोई बदलाव करना जरूरी है। आपको बता दें कि NPS को नई पेंशन योजना भी कहा जाता है। NPS के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार करने के लिए सुझाव देगी ये समिति। इसके अलावा समिति आम नागरिक की सुरक्षा के लिए राजकोषीय विवेक को बनाए रखते हुए सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए दृष्टिकोण भी विकसित करेगी। 1 जनवरी 2004 से नव नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की जगह NPS को लागू किया गया था। सशस्त्र बल के कर्मी NPS के अंतर्गत नहीं आते हैं, उन्हें OPS के तहत कवर किया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि NPS और OPS में क्या अंतर है। NPS यानी नई पेंशन प्रणाली, OPS यानी कि ओल्ड पेंशन प्रणाली। अब प्रकृति के तौर पर देखें तो NPS एक परिभाषित अंशदान पेंशन पर आधारित है। इसमें कर्मचारी अपने नियोजन के वर्षों के दौरान NPS में योगदान करते हैं, जबकि OPS में सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके अंतरिम आहरित वेतन के आधार पर परिभाषित पेंशन लाभ है। NPS की पात्रता 18 से 65 वर्ष आयु के बीच के सभी भारतीय नागरिक होते हैं, जबकि ओल्ड पेंशन प्रणाली केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। NPS में जोखिम शामिल है क्योंकि NPS की राशि बाजार से जुड़ी प्रतिभूतियों में निवेश की जाती है, जबकि पुरानी पेंशन प्रणाली या कहें कि ओल्ड पेंशन सिस्टम OPS में कोई जोखिम शामिल नहीं है। कर लाभ की बात करें तो NPS में 1.5 लाख रुपए तक का वार्षिक निवेश आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C और 50,000 रुपए तक का वार्षिक निवेश धारा 80 CCD 1B के तहत कर छूट योग्य है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना के तहत कोई कर लाभ लागू नहीं है। सेवानिवृत्ति पर पेंशन राशि के आधार पर दोनों की तुलना करें तो NPS में निकासी करने पर पेंशन निधि का 60% कर मुक्त होता है, जबकि शेष राशि कर योग्य होती है और वार्षिक एन्युटी में निवेशित रहती है। और OPS के तहत निश्चित मासिक पेंशन प्राप्त होती है। ये अंतिम आहरित वेतन का 50% होती है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। गरीब कैदियों के लिए सहायता योजना।
गृह मंत्रालय गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस योजना के तहत जेल में बंद ऐसे गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की गई है जो जुर्माना या फिर जमानत राशि वहन करने में असमर्थ हैं। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। ये योजना ऐसे कैदियों को जेल से बाहर निकलने में सक्षम बनाएगी जो सामाजिक रूप से वंचित हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं और निम्न आय वर्ग और हाशिए पर रहने वाले समुदाय से हैं। ये योजना भारतीय जेलों पर भार को कम करने में सहायक सिद्ध होगी। अगली खबर है एस्केप 75। एस्केप यानी एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग। अंतर सरकारी मंच एस्केप ने रेल मंत्रालय के सहयोग से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में त्वरित रेल डिजिटल रूपांतरण पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। एस्केप का मुख्यालय थाईलैंड के बैंकॉक में है। इसकी उत्पत्ति आयोग की स्थापना आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 1947 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के रूप में की थी। वर्ष 1974 में इसे एस्केप के रूप में नामित किया गया है। इसका कार्य है क्षेत्र में समावेशी और सतत विकास का समर्थन करना। इसके अलावा ये और भी कई गतिविधियां करता है, जैसे कि ये कार्रवाई उन्मुख ज्ञान उत्पन्न करता है और राष्ट्रीय विकास उद्देश्यों तथा क्षेत्रीय समझौतों के समर्थन में तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण सेवाएं प्रदान करता है। एस्केप के सदस्य 53 सदस्य देश हैं और इसके 9 सहयोगी सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य है। इसकी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोगों में से एक है। निवेश सुविधा समझौता। विश्व व्यापार संगठन में गतिरोध के कारण IFA के संबंधों में अनेक गतिविधियां घटित हो रही हैं। इसे 2017 में विकासशील और अल्प विकसित WTO सदस्यों के एक समूह ने लॉन्च किया था। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य विकास के लिए निवेश सुविधा पर एक बहुपक्षीय समझौता विकसित करना है। ये समझौता निवेश और व्यापार के परिवेश में सुधार करने पर केंद्रित है। इस समझौते को 100 से ज्यादा देशों का समर्थन प्राप्त है। प्रस्तावित IFA निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान निर्धारित करने से संबंधित है। भारत इसमें शामिल नहीं है। कानूनी दायित्वों के लिए राज्यों को विनियामक पारदर्शिता और निवेश उपायों की पूर्वानुमेयता बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इस समझौते की प्रकृति द्विपक्षीय निवेश संधियों जैसे निवेश संरक्षण समझौतों से बहुत अलग तरह की होगी। पर्यावरण सांख्यिकी 2023। हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने पर्यावरण सांख्यिकी 2023 का वॉल्यूम 1 जारी किया है। इसके मुताबिक भारत में मापी गई वार्षिक वर्षा की मात्रा में 2021 की तुलना में 2022 में वृद्धि हुई है। वर्ष 2022 में राजस्थान में अधिकतम हीट वेव के दिन दर्ज किए गए हैं। इसके बाद पंजाब, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली का स्थान रहा है। विशेष रूप से असम और हिमाचल प्रदेश में 2010 के बाद से हीट वेव की घटना नहीं देखी गई है। वर्ष 2018 में उत्तरी हिंद महासागर द्वारा अनुभव किए गए चक्रवाती तूफानों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जो बाद के वर्षों में भी बनी रही। हालांकि 2022 में इसमें फिर से कमी देखी गई है। अगला टॉपिक है कैनबिस यानी भांग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने औषधीय गुणों के कारण कैनबिस की खेती को वैध बनाने के लिए विधायकों की एक समिति का गठन किया है। नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत राज्य को कैनबिस की खेती और परिवहन का अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भी कैनबिस की खेती को कानूनी दर्जा दिया है। इसके अलावा उत्तराखंड में औद्योगिक उपयोग के लिए भी कैनबिस की खेती की जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कैनबिस एक सामान्य शब्द है। इसका उपयोग कैनबिस सैटिवा पौधे की कई साइको एक्टिव विशेषताओं को निरूपित करने के लिए किया जाता है। ये ऐसी अवैध औषधि है जिसकी सबसे व्यापक रूप से खेती की जाती है और तस्करी की जाती है। दुनिया भर में जितने भी नशीले पदार्थों की बरामदगी की जाती है, उनमें आधा हिस्सा कैनबिस का होता है। कैनबिस में प्राथमिक साइको एक्टिव घटक डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल होता है। अगला टॉपिक है कार्बन प्रक्षालन यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। वैज्ञानिकों के एक अध्ययन के मुताबिक अरावली जैव विविधता पार्क के 2 लाख से ज्यादा वृक्षों में 9107.9 टन कार्बन का संचय है। वार्षिक रूप से प्रक्षालित की गई कार्बन की मात्रा 1253.07 टन है। ये वृक्ष प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख क्यूबिक फीट जल उपलब्ध करवा सकते हैं, जो पुनर्भरण योग्य हैं। कार्बन प्रक्षालन के तहत कार्बन को वातावरण से हटाकर उसे ठोस तथा द्रव रूप में संग्रहित किया जाता है। ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने की एक विधि है। शीर्ष 3 वृक्ष प्रजातियां जो प्रतिवर्ष सबसे ज्यादा कार्बन जमा करती हैं, उनमें शामिल है
पलाश का वृक्ष यानी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, अर्जुन का वृक्ष यानी टर्मिनलिया अर्जुन और पीलू का वृक्ष यानी सल्वाडोरा पर्सिका। अगली खबर ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, यानी टैम्पो। नासा ने अंतरिक्ष से वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए टैम्पो नामक उपकरण लॉन्च किया है। टैम्पो वैज्ञानिकों को दिन के समय हर घंटे संपूर्ण उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषकों, उनके उत्सर्जन स्रोतों और वायु गुणवत्ता की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। इसे भूमध्य रेखा से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया है। टैम्पो द्वारा ट्रैक किए गए प्रदूषकों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और ओजोन शामिल है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होता है। ये वायुमंडलीय प्रदूषण को 10 वर्ग किलोमीटर या फिर आसपास के स्तर के स्थानिक रिजोल्यूशन तक मापने में सक्षम होगा। और इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।